Good afternoon, everyone. लास्ट टाइम मैंने वेब में होमवर्क दिया था, तो पहले उसके डाउट कर लेते हैं, फिर साउंड वेव आज स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे। डाउट्स बताना स्टार्ट करो। इंटेक्स एक्सरसाइज 2 दिया था ना लास्ट टाइम, पहले उसमें डाउट बताओ। इंटेक्स 2 की बात कर रहे हो ना? आयुष तो उसी में, हाँ उसमें ही में 1 होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। Two pulses in a stressed string whose centers are initially 8 centimeter apart are moving towards each other as shown in figure। अच्छा, इसका फिगर नहीं दिया हुआ है। The speed of each pulse is 2 centimeter per second। After 2 seconds, total energy of the pulse will be। फिगर सोल्यूशन में दिया है फिगर क्या? अबे तो सोल्यूशन में देख लो ना, अगर इसमें नहीं मिला है तो वो देख लो, हो जाना चाहिए आयुष ना। फिर 13 करते हैं अगला। आयुष के ज्यादातर डाउट तो ऐसे ही रहते हैं, जो पूछता है वो यही बोलना पड़ता है, नोट्स में है या इधर है उधर है, कर लो। 13 देखो अब। A weight is attached to the free end of a sonometer wire। Resonance occurs at length 40 centimeter of the wire with a tuning fork of frequency 412 Hz। देखो अक्सर हमें यहाँ पे ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि दो सोर्स होंगे ना, और ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है ना, एक की फ्रीक्वेंसी f1 है एक की f2 है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे ये दोनों रेजोनेंस में है ना। रेजोनेंस का बस क्या मतलब निकालना है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, अगर दो सोर्स रेजोनेंस में है तो इसका मतलब होगा दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, समझो सभी। तो अब देखो इसमें ये बोला गया कि हमने सोनोमीटर वायर लिया हुआ है। सोनोमीटर वायर में ऐसा कुछ रहता था। हमने कोई वेट हैंग किया ना, इसका मास मान लो m है, तो अभी टेंशन कितना आ रहा होगा स्ट्रिंग में, mg। तो अब मान लो ये ऑसिलेट कर रहा है कोई किसी मोड में ना, मान लो ये एन लूप बना करके ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही होगी, एन इंटू एफ नॉट। एफ नॉट मतलब v/2l। v/2, v की वैल्यू कितनी डाल देंगे यहाँ पर, √T/μ/2l ना। और ये किसके बराबर है, 512 के ना। यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करने की है, और हम अभी आगे पढ़ेंगे ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, ये ऑसिलेट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, तो अभी शुरू में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फिर आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट, अगर हम इसको किसी वाटर में डाल देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम वाटर में डालेंगे तो टेंशन कम हो जाएगा ना। अब इस अरेंजमेंट को हमने वाटर में डाल दिया, वाटर में डाल देंगे तो अब टेंशन कितना आएगा इस बार, mg माइनस बी आएगा ना। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि अगर इसको सेम, बाकी सब कुछ सेम रखना है, नंबर ऑफ लूप सेम रखने हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, सेम उसके साथ रेजोनेट करना है, तो लेंथ को कम करना पड़ रहा है। तो समझो ये सेम है, ये सेम है, टी कम हो रहा है तो एल कम होगा, तभी ना ये हो पाएगा। तो इस बार एल को कम करना पड़ा, ये लेंथ को कम करना पड़ा। समझो सभी, अंडर रूट टी बाई एल की वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो आप यहां पे लगा दो अंडर रूट टी वन बाई एल वन इक्वल टू अंडर रूट टी टू बाई एल टू। एल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर कम कर दिया गया ना। पहले 40 सेंटीमीटर पे रेजोनेंस था, बाद में 30 सेंटीमीटर, पहले लेंथ 40 थी, बाद में 30 हो गई। पहले टेंशन कितना था, अगर मान लो हम इसका वॉल्यूम कुछ v मान लें और इसकी डेंसिटी कुछ रो मान लें ना, और लिक्विड की डेंसिटी कुछ रो w मान लें, तो पहले का वेट कितना बोलोगे, v रो g ना, ये उसका वेट हो जाएगा, तो वही टेंशन बोलेंगे, अपॉन में 40 इक्वल टू बाद में कितना बोलेंगे, v रो माइनस रो w इंटू जी अपॉन में 30। ये समझ आ रहा है, ये वेट माइनस बॉइंट फोर्स किया है नया टेंशन। अब आपको यहां से रो अपॉन में रो डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है ना, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। इसमें देखो बस क्वेश्चन में लैंग्वेज का थोड़ा था, रेजोनेंस वगैरह वो आपने अभी पहली बार देख रहे हो, फिर आप बाद में आराम से कर लोगे। नेक्स्ट बताओ। सोनोमीटर दोनों एंड पे फिक्स होता है ना, ये जो पुली के ऊपर गया है, ये क्या फ्री एंड थोड़ी है, ये एंटी नोड थोड़ी बन सकता है ना, ये भी नोड होता है, ये भी नोड होता है। सोनोमीटर वायर बोथ एंड पे फिक्स का केस है ना, लास्ट टाइम भी बताया था ये चीज। नेक्स्ट, एट्थ वाला, एट्थ इसी का बोल रहा है ना, इन चैप्टर का ही। सुजल, एट देखो सभी, देखो यहाँ पे हमें कोई स्ट्रिंग की इक्वेशन दी है, तो ये इक्वेशन किस चीज की है, स्टैंडिंग वेव की। तो ये वाला पार्ट यहाँ ओमेगा है और ये वाला पार्ट यहाँ पे के है, और एक्स और वाई बोला गया सब एसआई यूनिट में, मीटर में है, और टी इज इन सेकेंड्स। लेंथ हमें दी हुई है और मास दिया है, मतलब म्यू दिया है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है हमें। अगर उसका स्ट्रिंग का पूरी जो ये स्ट्रिंग है, उसका पूरी स्ट्रिंग का मास दिया है 3 × 10⁻⁻² ना, और एल दिया है 1.5, तो म्यू आ जाएगा यहाँ से। और आपको टी निकालना है, हमें पता है स्पीड ऑफ वेव कितना होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू दिया है, अगर स्पीड निकल जाएगी तो टी आ जाएगा। और के इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई वी। आपको के पता है, ओमेगा पता है, तो यहां से वी आ जाएगा, वी की वैल्यू यहां डाल दो, हो जाएगा सुजल। 15 देख लेते हैं। राज अनम्यूट रख भाई, बहुत आवाज आ रही है।
देखो 15 में बोला गया है कि दो वायर लिए गए हैं, दोनों सेम मटेरियल के हैं, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस 2r है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर एक का a होगा तो दूसरे का डबल हुआ है ना, तो एरिया 4 टाइम हो जाएगा, रेडियस डबल हुआ है। फिर इस पूरे कंबाइन को सोनोमीटर वायर की तरह यूज कर रहे हैं एंड केप्ट अंडर टेंशन टी, और यहाँ पे टेंशन टी वायर में है, टेंशन टी दोनों में सेम रहेगा ना। और यहाँ पे बोला गया कोई दो ब्रिज लगाए गए हैं ना, ये आगे तक होगा, अब आगे से मतलब नहीं हमें। ये दो ब्रिज जो होते हैं ये फिक्स पॉइंट हो जाते हैं ना, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, और ये उसका मिड पॉइंट है। अभी राज म्यूट किया तुझे, पहले आवाज आ रही थी। When stationary wave are set up in the composite string, the joint is a node। ऐसा सेम क्वेश्चन किया था ना कि जहाँ पे दो स्ट्रिंग है, जो ज्वाइंट है वो नोड बन जाए, तो नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड इन द थिनर टू थिकर वायर, तो दोनों में नंबर ऑफ लूप का रेशियो चाहिए। मान लो इसमें m लूप बने हैं, इसमें n लूप बने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये हमारा नोड बन गया है ना, तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी बोलोगे? अगर मान लो m लूप बने तो इधर की फ्रीक्वेंसी होगी m इंटू एफ नॉट, और इधर की होगी n इंटू एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? v बाई 2l ना, v मतलब t बाई म्यू, म्यू कितना कितना आएगा दोनों का, अगर दोनों की डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया है, लेंथ भी दोनों की सेम है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एस से लिख रहे हैं ना यहाँ पर ना। अगर लेंथ सेम है लेकिन ये 4 टाइम हो गया तो वॉल्यूम 4 टाइम हो गया ना, तो मास कितना आएगा? मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी सेम है ना दोनों की, तो मास किसके प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के। जहां पे ज्यादा वॉल्यूम होगा वहां पे ज्यादा मास आएगा ना। कुछ समझ आ रहा है? यहाँ का म्यू अगर म्यू है तो इधर का म्यू 4 म्यू होगा, और टी दोनों में सेम है ना, तो यहाँ पे m, ये m नंबर ऑफ लूप है ना, मास नहीं है ये। m v बाई 12, v ये हो गया बाई 12, ये बराबर n, इधर का v अपॉन में 4 म्यू बाई 12। तो हमें नंबर ऑफ लूप का रेशियो चाहिए, मतलब m बाई n का रेशियो चाहिए, यहां से आ जाएगा ये नंबर ऑफ रेशियो। ठीक है, तो इंटेक्स एक्सरसाइज 2 हो गया ना, अब एक्सरसाइज 1 करते हैं। 33 करा तो दिया, अच्छा 33 नहीं उधर है, ओके सॉरी सॉरी। 33 एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 30, पहले 30 देखो, पहले 30 में देखो क्या बोला गया है। आई स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर रेजोनेट एट अ फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्ज and at next higher frequency 420 hertz, fundamental frequency of this wire is। देखो वो बोला जा रहा है रेजोनेट मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है। पहले मान लो उसमें m लूप थे, मान लो उसमें m लूप थे ना, तो m इंटू एफ नॉट की वैल्यू है 350। फिर अगली बार नेक्स्ट हायर, नेक्स्ट हायर कितना हो जाएगा? नेक्स्ट हायर में m प्लस 1 हो जाएगा ना, इंटू एफ नॉट, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 420। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एफ नॉट प्लस एफ नॉट।
नेक्स्ट हायर मतलब एक फंडामेंटल और ऐड हो गया ना। आयुष वो सब तेरे लिए रहता है भाई, बाकी लोगों के लिए थोड़ी है। तो एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 33। हाँ क्लास में तो हुआ था, ये तो बात है। 33 देखो, इन अ स्टेशनरी वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिस एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव इज। तो ये तो अपन ने क्लास में किया है ना भाई। 33 कौन है? अपन ने देखा था ना कि अगर हमारी ऐसी वेव आती है 2a साइन के एक्स कुछ कॉस ओमेगा टी, तो 2a में a और a दोनों के एम्पलीट्यूड रहते थे ना, ऐड होकर के 2a हो जाता था। तो अगर इसको a लिख दिया गया तो एम्पलीट्यूड हाफ हाफ हो जाएगा ना। अगर टोटल यहाँ पे a आ रहा है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड अलग अलग कितना होगा, a/2 a/2। 33 कौन पूछा था? अथर समझ आया क्या बोल रहा हूँ? अथर कहाँ गया जिसने पूछा था? नेक्स्ट बताओ भाई। अथर लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया क्या? 41, 36, 37, 36 देखते हैं पहले। A 20 centimeter long rubber string is fixed at both ends, obeys Hooke's law. ठीक है। Initially when it is stretched to make its total length 24 centimeter। देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, तो हम करा देंगे ना। लेंथ डबल कर दी गई है, तो आइडियली ऐसा होता नहीं है ना, थोड़े से लेंथ बढ़ाने के लिए हुक्स लॉ फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया तो हम 20 से 24 कर दिया, ज्यादा भी लेंथ बढ़ा रहे हैं तब भी फॉलो कराएंगे। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज वी नॉट, it is further stretched to make its total length 26 centimeter, the lowest frequency of resonance will be। देखो आपको पता है कि अगर हमने एक 20 सेंटीमीटर की वायर ले ली तो इसका कुछ मास रहा होगा ना, टोटल मास तो फिक्स होगा इसका। अब मैं स्ट्रेच करके 24 कर दूंगा तो भी टोटल मास तो फिक्स होगा। और टेंशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, T=kx। सर क्वेश्चन नंबर 36। ये कौन सा चल रहा है? कौन था? कौन बोला अभी 36? तो देखो इसको अगर हम x खींचेंगे तो इसमें टेंशन कितना आएगा, kx आएगा कुछ। और नहीं, अभी कोई ने अनम्यूट करके बोला क्वेश्चन नंबर 36। तो अब देखो अगर हम उसका, अबे तुम लोग बकवास मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। AY/L इंटू एक्स। हमें देखो टेंशन वो k कितना होता था, AY/L होता था ना।
अब अगर हमें इसको इस मास पर जो टी बाई म्यू की अगर हम वैल्यू निकालें, टी बाई म्यू, तो वो कितना होगा, टी मतलब कितना है, ए वाई बाई एल इंटू एक्स, और म्यू कितना होगा, टोटल मास अपॉन में जो भी लेंथ होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ए वाई अपॉन में एम एल इंटू एक्स इंटू एल प्लस एक्स। तो अगर हम टी बाई म्यू का रेशियो देखें तो लेंथ बढ़ाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है ना, एक्स बढ़ा रहे हैं तो ये टी बाई म्यू मतलब स्पीड बढ़ रहा है। और हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बाई टू एल ना, v बाई टू एल ना। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/2L, और t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट टी बाई म्यू की वैल्यू। L देखो यहाँ पे L प्लस एक्स होगा ना, अब इसको x से नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा। हमें देखो इसकी वैल्यू देखनी है ना, x बढ़ेगा तो ये क्या होगा, x अपॉन में L प्लस एक्स का क्या होगा, इधर लिख देता हूँ, x अपॉन में L प्लस एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में L बाई एक्स प्लस 1। अब अगर हम x बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू कम होगी, नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो पूरी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी ना। अब एक बार फिर से समझा देता हूं, इसका एक बार आंसर चेक कर लो ना, जितना मैंने किया उतना करने की जरूरत थी कि नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह मैंने सब वेरी कराया, ये मानते हुए कि खींचेंगे तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, पहले तो मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला। यहाँ पे क्या आएगा, v बाई टू एल होता है ना, v क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो पहले t बाई म्यू की वैल्यू निकाली, t कितना बोलेंगे, k इंटू एक्स, और k कितना होगा, ए वाई बाई एल, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। वायर का k कितना ले सकते हैं, ए वाई बाई एल ले सकते हैं। तो t की वैल्यू डाली, म्यू की वैल्यू डाली, म्यू कितना हो जाएगा, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ ना। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेंथ चेंज हो रही है ना, एल से एल प्लस एक्स हो गई, तो नया म्यू डाल दिया। तो यहां से अंडर रूट टी बाई म्यू, ये टी बाई म्यू आ गया, अब यहाँ पे रख दिया v बाई टू एल में, v अंडर रूट टी बाई म्यू होगा, और l की वैल्यू l प्लस एक्स हो चुकी है ना। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है, अब ये देख लिया x बढ़ने पे क्या होगा। समझ आया सबको। फिर नेक्स्ट कौन सा था, थर्टी सेवन। सर अभी आवाज आई क्या तुम लोगों को। अबे यार तुम लोग मजाक कर रहे हो, आवाज तो आ रही है, कोई तो डिस्टर्ब कर रहा है। अभी कोई चिल्ला के अचानक से गया। चलो देखो 37, wave function for a certain standing wave on a string fixed at both end is this, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज। देखो अगर दोनों एंड पे स्ट्रिंग फिक्स है ना, दोनों एंड पे अगर स्ट्रिंग फिक्स है तो मान लो यहाँ पे n लूप्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये क्या बोलोगे, एक लूप की लेंथ है लैम्डा बाई टू,
तो n इंटू लैम्डा बाई 2, नहीं ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो अगर आपको लैम्डा पता चल जाए तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ कब बोलोगे, जब n की वैल्यू सबसे कम हो ना। n की वैल्यू सबसे कम कितनी हो सकती है 1, तो l की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा कैसे निकालोगे, k पता है ना, k और लैम्डा में क्या रिलेशन है, आपको क्वेश्चन में देखो k दिया हुआ है ना, x का साथ जो होगा वो k होगा, k पता चल जाएगा तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, वही शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है। रिया हो जाएगा 37। चलो नेक्स्ट बताओ। 41, length of a sonometer wire is either 95 centimeter or 100 centimeter. In both the case, a tuning fork produces 4 beats. Then frequency of tuning fork, ये छोड़ दो, ये बीट्स का क्वेश्चन है, बीट हम लोग साउंड वेव में पढ़ते हैं ना, तो ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो। ठीक है, तो हो गए सारे डाउट, अब हम लोग साउंड वेव स्टार्ट कर सकते हैं। ना अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साउंड वेव। स्ट्रिंग वेव कंप्लीट हो गया है। हाँ, डॉपलर इफेक्ट इसी साउंड वेव में आएगा। डिस्कशन यार, थर्सडे को, थर्सडे को कल तुम लोग का तो शाम को क्लास होगा ना, क्लास शाम को, नहीं कल शाम को नहीं होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, कल फिर डिस्कशन रख देंगे, शाम को तो सब लोग फ्री हो जाओगे ना, 5:30 पे कल रख देंगे डिस्कशन। मैग्नेटिक फील्ड का करना था ना, कौन सा एक्सरसाइज करना था डिस्कशन में, मेरे हिसाब से 2 हो गया था, 3 करना था। हाँ ठीक है ठीक है। ट्रिपल ड्रॉप अलाउ कर दिया, क्या बात कर रहा है। केवल इस साल के बच्चों के लिए, आगे के बच्चों के लिए भी, सबके लिए, बस इस साल। नहीं यार, मैंने अभी ऐसा न्यूज़ तो नहीं देखा। अच्छा अच्छा ओके। यार देखो, जो ड्रॉप करने वाले बच्चे होंगे, तुम्हें लगता है कि कोई ढंग का बच्चा नहीं दिया होगा एग्जाम, ड्रॉप करने वाला वही बच्चा होगा जिसका कुछ नहीं हो रहा होगा। तुम ड्रॉप वाला का कोई टेंशन लो ही नहीं। ड्रॉप करके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं एक बार, फिर भी वो भी इस वाले ड्रॉप में तो वो भी नहीं होंगे। अच्छी रैंक मेनली अच्छे 12th के बच्चों से ही आती है। एक्सेप्शन हर जगह रहता है, बट मोस्टली जो मैं बोल रहा हूँ, अच्छी रैंक 12th के बच्चे ही दे पाते हैं। एक्सेप्शन देखो एक दो रहते हैं, और ध्रुव डिंगरा पहली बार में ही 1000 रैंक लाया था, वो 1000 रैंक ओपन कैटेगरी पहली बार भी था, वो पहली बार भी जा सकता था, वो तो जबरदस्ती पता नहीं क्यों ड्रॉप किया उसने, स्पेक्ट्रम का भला करने के लिए। चलो देखो इधर अब,
अभी तक जेई के जैसे पूरे हिस्ट्री में देखोगे हर बार AIR-1 12th के बैचेस से आता है। हर बार 12th का जो AIR जो 1 आता है वो 12th के बैचेस से आता है, जबकि पहले के टाइम में ड्रॉप करना अलाउ रहता था। कितने साल बच्चे ड्रॉप करते थे, 3-3 4-4 साल, बट कभी AIR-1 नहीं आया। केवल एक बार आया हुआ है, 4 साल ड्रॉप करके एक बच्चे ने AIR-1 लाया था। अब तक एक बार केवल, नहीं तो हर बार 12 से ही AIR-1 आया है। हाँ, पहले जितने साल में बीटेक होता है उतने साल लोग ड्रॉप ही कर लेते थे। कई लोग तो BSc वगैरह करके आते थे, फिर तैयारी शुरू करते थे। उन्हें लगता था 12th के बाद जल्दी हो जाएगी तैयारी, तो BSc कर लेते हैं। 3 साल BSc करते थे, फिर IIT की तैयारी शुरू करते थे, फिर उसमें 2-3 साल लगाते थे। मतलब IIT के बच्चे बच्चे नहीं दिखते थे, वो सब एकदम यंग बंदे दिखते थे। दाढ़ी बड़ी बड़ी रहती थी, बाल वाल बड़े, एकदम लगता था कि IAS वाईएएस की तैयारी हो रही है। चलो अब हम लोग देखो साउंड वेव स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये साउंड वेव में क्या है, जो भी हमने देखो स्ट्रिंग वेव में पढ़ा हुआ है वही सेम चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग वेव में पढ़ा था, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ वेव। फिर हमने स्पीड ऑफ वेव निकाली थी जो √T/μ आई थी। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। फिर एनर्जी के बारे में देखेंगे, जैसे स्ट्रिंग में देखा था, पावर और इंटेंसिटी देखेंगे। सब कुछ सेम होगा ना, बस हल्का हल्का सा चेंज होगा, मोस्टली सब चीजें सेम होंगी ना। ये सब देखने के बाद फिर सुपर पोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट करेंगे। इसमें फिर से हम वही देखेंगे, इंटरफेरेंस। यहां पे एक और चीज आ जाएगी, नई चीज, बीट, और फिर स्टैंडिंग वेव। हाँ, बस ये एक टर्म नया आएगा, बाकी सब कुछ वही सेम होगा। फिर ये सब देखने के बाद लास्ट में हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट ना। इस चैप्टर में इतनी चीजें हमें करनी है। तो हम लोग अभी इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें एकदम सेम है जो हमने पहले किया हुआ है, और जो अलग है, एक ये नया है और एक ये नया है। ये दोनों बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब चैप्टर अब लगभग आप बहुत जल्दी जल्दी खत्म करते जाओगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हर बार इससे एक क्वेश्चन आता है। बस फॉर्मूले बेस्ड ये टॉपिक है, फॉर्मूला आपको बस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक क्वेश्चन हो जाएगा। बीट भी ऐसे ही है, फॉर्मूले बेस्ड होता है ये भी। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये जो साउंड होगा, जब भी आप जैसे बोल रहे हो, तो साउंड तो हर डायरेक्शन में जा रहा है, 3 डायमेंशनल है। लेकिन अभी जो हम स्टडी करेंगे वो 1D में हम स्टडी करेंगे। जो 1D में होगा वही हम 2D 3D में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1D में पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ वेव। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक पाइप है ना, इसमें एयर भरी हुई है, और यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स है ना, कोई हमने सोर्स रखा हुआ है। तो साउंड इधर को जा रहा है ना। जब तक साउंड नहीं जा रहा था, यहाँ पे एयर अंदर भरा हुआ है, तो एयर का सारे सेक्शन, कुछ कुछ सेक्शन मैंने ऐसे दिखा दिया ना। ये एयर के कुछ कुछ सेक्शन मैंने दिखाए हुए हैं, ये पाइप आगे तक जा रही है। जब इसमें साउंड जाएगा तो क्या होगा, ये सारे जो एयर के सेक्शन है ये अपनी जगह वाइब्रेट करने लग जाएंगे ना। साउंड इधर को जा रहा होगा, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। समझो सभी। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा ना।
ना। अब ये जो वाइब्रेशन है कोई भी टाइम पे वो कितना अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, इस चीज को बताने के लिए हम ये होगा एक्स के अलॉन्ग ही, लेकिन हम वाई सिंबल से दिखाएंगे ना। मान लो कोई टाइम पे वो अपने मीन पोजीशन से कुछ वाई गया इधर को, तो वाई इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा ना। ये सेम वही इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट वेव की जैसी हमने स्ट्रिंग वेव में पढ़ी थी ना। यहाँ का पार्टिकल एसएचएम करेगा, वो बगल वाले को ट्रांसफर करेगा, वो करेगा, वो उससे बगल वाले को, ऐसे डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाएगा ना। बस इसमें अब y जो है वो भी x एक्सिस के अलॉन्ग है। ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई x डिस्टेंस वाला जो ये सेक्शन है, और वो कितना अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है वो y है ना। ठीक है, यहाँ पे y भी x एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन x लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगी इसलिए y लिख दिया है ना। जो पीछे हमने जो भी पढ़ा हुआ है स्ट्रिंग वेव में वही सब यहाँ पे सबका मतलब है। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के वेव नंबर है, लैम्डा इनिशियल फेज है, वायर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो, जब ये हर एक जगह के पार्टिकल अपनी जगह डिस्प्लेस हो रहे होंगे तो उस प्रोसेस में अगर मान लो हम कोई टाइम पे इसमें y और x का ग्राफ बनाए, कोई टाइम t पे y और x का ग्राफ बनाए, तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा ना। इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मिल सकता है x इक्वल टू 0 पे। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा y और x का। इसमें अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में गया हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, पॉजिटिव y का मतलब इधर को गया है। अगर मान लो हम इसको देख रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव y का मतलब होगा कि वो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग गया है। निगेटिव y का मतलब होगा वो निगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग गया है ना। समझाने के लिए मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं कि वो ऊपर को गया है, मतलब ऊपर को गया नहीं है ना, गया वो अगर ऊपर को है इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे जो होगा वो आगे को गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर हम कोई भी x डिस्टेंस वाला एक पार्टिकल ले लें और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है, तो इसका मतलब वो x वाला जो पार्टिकल्स का सेक्शन है वो आगे को गया हुआ है ना। कोई नीचे को गया है, इसका मतलब वो पीछे को आया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब वो जब यहाँ पे ये पार्टिकल सब अपनी जगह मूव करेंगे, तो इस मूव करने के प्रोसेस में क्या होगा, कहीं कहीं पर ये एयर के सेक्शन पास आ जाएंगे और कहीं कहीं दूर चले जाएंगे। जहां पास आ जाएंगे वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और जहां दूर चले जाएंगे वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा ना। कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन फॉर्म होने लग जाता है। जैसे मान लो, ये मान लो हमने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया, ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अभी 0 है, तो वो अपनी जगह है। इसके इधर वाला पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, मतलब इधर वाला पार्टिकल इधर को गया है, और इधर वाला पार्टिकल नीचे को गया मतलब निगेटिव में गया, मतलब इसके नीचे यहाँ वाला पार्टिकल इधर को गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल सब पास पास आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है ना। इस पॉइंट पे कंप्रेशन हो गया, सब पार्टिकल पास पास आ गए। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये वाले पार्टिकल का तो y 0 है, मतलब ये अपनी जगह है, लेकिन इसके इधर वाला पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, मतलब इधर वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर वाला पार्टिकल इधर गया है, मतलब पीछे वाला पार्टिकल इधर गया है। तो यहाँ पार्टिकल दूर दूर हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब रेयर फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा ना। यहाँ पे C मतलब कंप्रेशन बोल रहा हूं, और R मतलब रेयर फ्रैक्शन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पार्टिकल पास पास आ जा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, हम ऐसा बोलेंगे ना। और जब दूर दूर हो जाएंगे तो वहां पे पार्टिकल मतलब ये एयर का सेक्शन ना, अगर सब सेक्शन पास पास आ गए तो कंप्रेशन, दूर दूर चले गए तो रेयर फ्रैक्शन। मैंने यहाँ एक पार्टिकल दिखाया, आप एयर का एक सेक्शन लेकर के ऐसे सोच सकते हो।
तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये वाई चेंज होगा वैसे वैसे अंदर जो एयर है यहाँ पाइप में उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। तो हर एक वाई के लिए हर एक जगह कुछ कुछ प्रेशर में चेंज दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर साउंड वेव को केवल डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में नहीं बताते हैं, हम प्रेशर में चेंज को भी बताएंगे तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि वो साउंड वेव की इक्वेशन है। प्रेशर में क्या चेंज अगर हम ये बता दें तो उस इक्वेशन को भी हम बोलेंगे वो प्रेशर वेव इक्वेशन है साउंड वेव की। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं साउंड एज ए प्रेशर वेव। साउंड वेव को हम लोग तीन तरह से दिखाते हैं, एक तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन से दिखा सकते हैं, या फिर प्रेशर वेव की इक्वेशन से दिखा सकते हैं, या फिर डेंसिटी वेव की इक्वेशन से दिखा सकते हैं। ये अभी हमने जो पहली लिखी थी ये उसकी डिस्प्लेसमेंट वेव है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। पहले तुम एक बार नाम तो सही से चेंज करो, अपना असली नाम डालो फिर डाउट बताया जाएगा। हुआ नाम चेंज तेरा? यहाँ पे देखो इस ग्राफ का मतलब समझो, इस ग्राफ का क्या मतलब है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, वाई जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ले लो वो अभी अपनी जगह पर है, उसके पीछे वाला पार्टिकल ऊपर को गया है, ऊपर को गया है मतलब पीछे वाला पार्टिकल इधर आगे को आया है, और आगे वाला पार्टिकल नीचे को गया मतलब पीछे को आया है ना। तो एक अपनी जगह है और अगल बगल वाले इधर इधर से और पास आ जा रहे हैं, तो वहां पे कंप्रेशन बन जाएगा। सेम वे में कोई एक पार्टिकल है वो अपनी जगह, इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया, तो वहां रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा। समझ आया क्या क्या बोल रहा हूं? अब ये आगे गया या पीछे गया ये कैसे दिखा रहे हैं, पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई से ना। पॉजिटिव वाई मतलब आगे गया है, निगेटिव वाई मतलब पीछे आया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं साउंड एज ए प्रेशर वेव। साउंड को बताने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेव भी यूज करते हैं, प्रेशर वेव भी यूज करते हैं, और डेंसिटी वेव भी यूज करते हैं। कोई भी एक पता होगा तो उससे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो अपन को चाहिए होती है। तो अब देखते हैं कि प्रेशर वेव की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमने मान लो कोई ये पाइप ली और इसमें एयर है और साउंड जा रहा है, साउंड जाने से पहले एयर का कुछ प्रेशर रहा होगा ना, इनिशियल प्रेशर मान लो यहाँ पे कुछ पी नॉट है,
ना, अंदर पी नॉट प्रेशर है। फिर जब साउंड जाएगा तो ये प्रेशर वहां पे चेंज होगा ना, फिर कुछ प्रेशर में चेंज आएगा, मान लो चेंज कुछ डीपी का आया, तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हमारा वहां पे टोटल प्रेशर आ जाएगा। जब साउंड जाने लगता है तो अंदर प्रेशर पी नॉट प्लस डीपी होने लगता है, जहां डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर। तो हम इस चेंज की इक्वेशन लिखेंगे ना, ये चेंज कैसे जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि ये चेंज की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, डीपी इक्वल टू बी ए के कॉस कुछ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मान लो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो प्रेशर वेव की कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें ये वाला टर्म जो होगा ये प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड है, इसको हम डीपी नॉट लिखेंगे। यहां पे देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस पाए का इनिशियल फेज डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें क्या देखना है उससे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा पहले लिखेंगे ना। हमेशा ध्यान रखो कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स हम कब लिखते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर एक्स पे कुछ देखना चाहते हैं ना, जब हम एक्स को फिक्स करेंगे तब हम ये लिख करके सोचते हैं। और के एक्स माइनस ओमेगा टी तब हम लिखते हैं जब हम टी को फिक्स करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टी पर कुछ देखना चाह रहे हैं, तो इससे सोचना आसान होता है। लिखने को कोई भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना कि कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में ना, वो बस इनिशियल फेज का डिफरेंस बताता है ना, कौन सा पहले लिखा है। तो हम लोग देखो प्रेशर वेव के थ्रू क्या बताते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है उसमें कितने का चेंज आया है ना, टोटल प्रेशर हम उसमें इनिशियल प्रेशर में ये चेंज ऐड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर ऐसे चेंज हो रहा होगा, तो हमें ये इक्वेशन डिराइव करनी है। समझ आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर ये होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड, बी होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पहले भी बताया था साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या चाहिए होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ए वही डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ये यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। के यहाँ पे वेव नंबर है, वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर। सुजल प्रभु क्या ज्ञान दे रहे हो, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन सब एक ही जगह हो रहा है क्या। ये बता डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऊपर हुआ या नीचे हुआ, तो बोल दू जीरो हुआ डिस्प्लेसमेंट। अभी ये वाला पार्टिकल ऊपर गया, ये वाला नीचे गया है, तो दोनों का मिला के बोल दू नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। किसी पॉइंट पे कंप्रेशन है, किसी पे रेयर फ्रैक्शन है, तो अभी इस पॉइंट पे पूछूंगा तो इस पॉइंट पे कंप्रेशन ही बोलूंगा ना, या जीरो बोलूंगा। सुजल तू क्या बोलना चाह रहा है, वो सब मिला करके उसको लग रहा है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन सब एक ही जगह हो रहा है और सब मिलके सब खत्म हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सुजल प्रभु सर वो कंप्रेशन की वजह से बढ़ रहा है ना, कंप्रेशन की वजह से बढ़ रहा है, वेरी गुड। रेयर फ्रैक्शन की वजह से कम हो रहा है, तो सेम होगा ना। देख यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे कम हो गया,
तो अब तू बोलना क्या चाह रहा है? सेम हो गया मतलब? टोटल तो उतना ही रहेगा ना। अबे इस पॉइंट पे ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। इस पॉइंट पे बढ़ गया, इस पॉइंट पे कम हो गया। अभी इस पॉइंट पे तो बढ़ गया ना, मैं ये बोल रहा हूँ। एक अभी ही क्या पॉइंट पे बोलेंगे? देख रहे हैं क्या? ये हम कोई पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं ना। देख, वाई और एक्स का रिलेशन है, तो टी क्या हो रखा है अभी? टी अभी कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं ना। यहाँ पे कोई टाइम टी पे देख रहे हैं ना। देखो, जैसे कोई टाइम टी पर इधर वाला पार्टिकल ऊपर गया, इधर वाला इधर आया है, तो अभी इस टाइम टी पे ये गया है ना इधर, ये इधर आया है ना। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि कोई कोई कहीं कुछ गया ही नहीं है, क्योंकि एक ऊपर गया एक नीचे गया तो सबका जीरो हो गया। ऐसे थोड़ी बोलेंगे। एक कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ तो हुआ है ना, कुछ वाई में चेंज आया है, कुछ प्रेशर में चेंज आया है, तो हम वो देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जहां पे ये प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब डीपी इक्वल टू डीपी नॉट आएगा प्लस में, तो उस जगह पर कंप्रेशन हो रहा होगा। अभी मैं ये इक्वेशन डिराइव करके समझा रहा हूं ना। और जहां पे डीपी इक्वल टू माइनस डीपी नॉट आएगा, वहां पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा होगा। भागेश, ये जो प्राइवेट डाउट पूछ रहा है फालतू वाले ना, पब्लिकली पूछ, तब तेरे को बताऊंगा मैं क्या पूछना चाह रहा है तू। ये बहुत मजेदार डाउट है तेरे, पूछ पब्लिकली। जब देखो कहीं पे अगर डीपी की वैल्यू प्लस डीपी नॉट है, तो वहां पे फाइनल प्रेशर कितना दिख रहा होगा? टोटल प्रेशर दिख रहा होगा पी नॉट प्लस डीपी नॉट। वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा ना। और अगर कहीं पर चेंज जो है वो माइनस डीपी नॉट है, तो वहां पे टोटल प्रेशर कितना दिख रहा होगा? पी नॉट माइनस डीपी नॉट ना। वहां पर कंप्रेस रेयर फ्रैक्शन है, वहां प्रेशर कम हो चुका है, और यहाँ कंप्रेशन पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो पहले सबको समझ आ गया कि प्रेशर वेव में हम लोग क्या देखते हैं? टोटल प्रेशर नहीं देखते हैं, चेंज इन प्रेशर को रिलेट करते हैं ना। तो अब हम चेंज इन प्रेशर को रिलेट करने जा रहे हैं ना, कैसे हम निकाल सकते हैं ये नोट कर लो पहले। यहाँ पे पी नॉट जो है वो इनिशियल प्रेशर है ना। जब साउंड वेव नहीं आया था तब का प्रेशर है। भागेश पाटिल ने एक डाउट पूछा था कि पर किसी पॉइंट पे तो रुक जाएगा। अरे यार, कॉल पे कॉल आते रहते हैं। पर किसी पॉइंट पे तो रुक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना। ये तो भागेश ही समझ सकता है कि भागेश क्या पूछना चाह रहा है। बेसिक एडवांस डाउट है। पार्टिकल रुक गया है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, तो कुछ भी हो ही नहीं रहा है। वेब में कुछ भी क्वेश्चन आए, सब में जीरो जीरो डालते जाओ। एक मिनट में नोट करो तुम लोग। हेलो, गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हो? अच्छा अच्छा यार, मैं अभी क्लास में हूँ ना। थोड़ी देर बाद 2:30 बजे के बाद कॉल करो ना। ठीक।
आर्यन अनम्यूट करके बोलो भाई तेरा क्या डाउट है, शायद कई लोगों को ऐसा डाउट होगा, फिर तो बेकार में भागेश का मजाक उड़ा दिया। आर्यन अनम्यूट करो बेटा, डाउट बताओ। अरे यार मजाक भी नहीं समझता आर्यन यार, पहले ही तू शांत हो जाता है। मुझे लगा आर्यन मिला आज मजाक करने के लिए, ये पहले ही सतर्क हो गया। अरे तेरे मजाक पे मैं भी मजाक ही करने जा रहा था यार, बट मैं थोड़ा माहौल भी बनाया कि सीरियस डाउट है तेरा, बट तू समझा ही नहीं। ये नोट हो गया। यार राज समझ गया मैं क्या बोल रहा था, तुम लोग समझे ही नहीं। बाकी तू नासिक आया कि अभी गांव पे ही है आर्यन? नासिक आ गया तो अभी तो कोई ऊपर नीचे नहीं होगा ना कोविड वाला पेशेंट? अब तो सेफ होगा यहाँ पे एकदम। वेरी गुड वेरी गुड। अगल बगल होगा, अब अगल बगल। अभी तो यार कोरोना का थोड़ा ग्राफ नीचे आता जा रहा है, लग रहा है कुछ टाइम में खोलने का चांस वांस शायद मिले। चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे अब। हाँ ऑफलाइन रिवीजन हो पाएगी, बाकी डाउट्स वगैरह कर लेंगे। डाउट्स भी तो इम्पोर्टेंट है, वो कर लेंगे ऑफलाइन में फिर। तो अब देखो हम लोग इस प्रेशर वेव का डेरिवेशन देख रहे हैं ना। हमने देखो ये मान लिया एक पाइप है हमारे पास, ये आगे तक गई हुई है, ये एंड x इक्वल टू 0 पे है, और यहां से कोई डिस्प्लेसमेंट साउंड वेव जा रहा है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में ऐसे लिख रहे हैं, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ना। डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन हमें दी हुई है। यहां पे अगर हम x डिस्टेंस पर एक dx एयर का सेक्शन ले लें, dx लेंथ का हमने एयर का सेक्शन ले लिया है ना, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का। तो अब देखो यहां पर जिस सेक्शन का आप कोऑर्डिनेट डालोगे उस सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस एयर सेक्शन का इस वाले पार्ट का कोऑर्डिनेट कितना है, इस वाले पार्ट का कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू एक्स, और इस वाले का है x इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स। समझो ये वाला जो है यहाँ एंड से x डिस्टेंस पे, और ये वाला जो है वो एंड से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, पाइप का हमने मान लिया कि ये जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, तो ये जो dx सेक्शन हमने लिया इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू dx।
ना, V यहाँ पे वॉल्यूम है। अब देखो जब ये साउंड वेव जाने से पहले का हमने ये कुछ ऐसा लिया, फिर जब साउंड वेव इससे पास हुई तो कोई भी टाइम पे जब एक्स वाले पे देखूंगा सेक्शन को, एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ डालूंगा तो कुछ वाई मिलेगा। मतलब ये वाला जो सेक्शन है, ये मान लो ए बी सी डी है, तो एक्स वाला सेक्शन ऑसिलेट करते हुए कोई टाइम पे मान लो यहां पर है, आगे कितना गया है कुछ वाई, और वो कहां पहुंच गया ए डैश बी डैश पे। और सी डी के लिए कोऑर्डिनेट कितना डालूंगा यहाँ पे, सी डी के लिए x प्लस डी एक्स डालूंगा ना, तो y की वैल्यू भी कुछ चेंज हो जाएगी, वो कुछ y प्लस डी वाई मिलेगी, तो वो कहीं यहां पर होगा सी डैश डी डैश पे ना। ये कितना गया हुआ है कुछ y प्लस डी वाई। तो जो पहले ए बी सी डी वाला एयर का सेक्शन था, ए बी सी डी, वो अब कैसा आ चुका है, वो कुछ ऐसा बन गया है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो इसकी लेंथ अगर पहले dx थी तो अभी इसकी लेंथ कितनी हो चुकी होगी, ये वाला एंड आगे y गया और ये वाला y प्लस डी वाई गया, तो इसकी लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, ये वाला आगे y गया और ये वाला y प्लस डी वाई गया, तो लेंथ बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई डी वाई लेंथ बढ़ गई ना। तो अगर पहले लेंथ उसकी dx थी तो अब dx प्लस डी वाई हो गई ना इसकी लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही है। तो अगर हम यहाँ पे अब देखें कि इसका वॉल्यूम में चेंज कितना आया है, वॉल्यूम में चेंज देखो, इनिशियल वॉल्यूम ये था ना इसका v प्लस एस इंटू डी एक्स, ये इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम को v लिखा है। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डी एक्स प्लस डी वाई। तो चेंज इन वॉल्यूम कितने का आया, डीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो एस इंटू डी वाई आ जाएगा ना, ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ रही है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन कितना आता है यहां पर, स्लोप के बराबर डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ रहा है। डीबी बाई वी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन है ना चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम स्ट्रेन। फिर देखो हमने पीछे ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई हम बॉडी का वॉल्यूम चेंज करते हैं ड्यू टू प्रेशर चेंज, तो वहां पे डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी बाई वी को हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अगर हमें चेंज इन प्रेशर चाहिए, स्मॉल चेंज के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं dp ओवर dv बाई v। तो हम अगर हमें चेंज इन प्रेशर चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी dv बाई v। और dv बाई v को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी dy बाई dx। और ये जो कुछ भी देख रहे हैं हम कोई पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं ना, अभी टाइम कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी डेल वाई बाई डेल एक्स ना, टी को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला आ गया डीपी के लिए स्लोप के टर्म में ना, ये हमारा डीपी इक्वल टू आ गया माइनस बी डेल वाई बाई डेल एक्स। अब देखो ये हमें क्या बता रहा है, जहां पे स्लोप निगेटिव होगा वहां पे प्रेशर में चेंज पॉजिटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, जहां पे स्लोप निगेटिव वहां पे प्रेशर में चेंज पॉजिटिव। ये चीज देखो यहां पे भी हुई थी, यहाँ पे देखो स्लोप निगेटिव था तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ था, बढ़ गया था, याद है, यहाँ पे देखो स्लोप निगेटिव है, यहाँ पे देखो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया था। ये नोट करो। अब बस हम डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू डाल देंगे
तो हमें प्रेशर वेव की इक्वेशन आ जाएगी। नोट कर लो। होने के बाद बोल देना। तो अब देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट वेव अगर पता है y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो हम प्रेशर वेव लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चेंज इन प्रेशर बराबर होगा माइनस बी डेल वाई बाई डेल एक्स। तो यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो a बाहर रहेगा, सॉरी ये b बाहर है, डिफ्रेंशिएट करने में a आएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होगा,
और x का कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आ गया। तो अब देखो ये माइनस अंदर कर लोगे, वो केवल फेज डिफरेंस बता रहा होगा ना कुछ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इन जनरल, डीपी इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं डीपी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये माइनस केवल इस पे डिपेंड करेगा कि ये कैसे फेज में था। अगर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स होता तो यहाँ माइनस नहीं आता, फिर इधर भी ओमेगा टी माइनस के एक्स होता ना। तो आपको इन जनरल ध्यान रखना है कि जो प्रेशर वेव की इक्वेशन आती है वो क्या आती है, डीपी इक्वल टू डीपी नॉट कॉस कुछ ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव ऐसे लिखा होता। अगर ऐसे लिखा है तो ये, तो मेनली बस आपको एम्पलीट्यूड ध्यान रखना है और फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना है ना। आपको क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड होता है बी ए के, और दूसरा प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव will have a phase difference of पाई बाई 2 ना। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस। तो इसको देख करके आप लिख सकते हो ना, ये रिलेशन याद है तो y दिया है तो तुरंत आप प्रेशर वेव लिख दोगे। डेंसिटी वेव भी यही बता देता हूँ ना, वो तो छोटा सा होगा, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं साउंड एज ए डेंसिटी वेव। जब प्रेशर चेंज होगा ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वहां पे डेंसिटी में भी चेंज आएगा ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने x डिस्टेंस पे एक dx एयर का सेक्शन लिया हुआ है जिसका मास कुछ m है, तो इसकी डेंसिटी है कुछ m बाई वी हो रही होगी। अब अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा ना। मास तो इसका कांस्टेंट रहेगा ना, ये जब इसका वॉल्यूम में चेंज आएगा तो डेंसिटी में चेंज आएगा ना। तो हम लिख सकते हैं डी रो बाई रो इक्वल टू डीवी बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। मास कांस्टेंट है तो एरर वाले मेथड से याद है, हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं डी रो बाई रो इक्वल टू माइनस डीवी बाई वी, एम कांस्टेंट है। और डीवी बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स। पीछे देखा था ना डीवी बाई वी क्या आया था, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो मतलब डी रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस रो डेल वाई बाई डेल एक्स। मतलब चेंज इन डेंसिटी निकालना है तो ये इनिशियल डेंसिटी है इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स ना, उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो चेंज इन डेंसिटी कितनी आएगी, माइनस रो ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी ना। इसी जगह डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू डाल दी ना यहाँ से।
तो ये डेंसिटी वेव का एम्पलीट्यूड हो गया, और वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव से π/2 के फेज डिफरेंस पर है। डी रो इक्वल टू आया माइनस डी रो नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड हो गया रो ए के ना, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डेंसिटी वेव एंड प्रेशर वेव will be in डेंसिटी वेव और प्रेशर वेव तो हमेशा सेम फेज में होंगे ना, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट वेव से वो π/2 के फेज डिफरेंस पे होंगे। वो चमका सबको क्या क्या बोल दिया मैंने? ये हमारा बेसिक इक्वेशन रहेगा, अगर y दिया है तो डिफरेंशिएट करके ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पे रो क्या है, रो इनिशियल डेंसिटी है ना, और डी रो उसमें चेंज है। ऋग्वेद वो तो लिख लो, आपको जैसा उसमें समझ है। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो हाँ वैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो वैसे। हो गया यहां तक नोट? तो हमने देखो अभी साउंड को प्रेशर वेव के टर्म में लिखना सोच समझ लिया, साउंड को डेंसिटी वेव के टर्म में लिखना समझ लिया ना। याद रखने वाला बस पॉइंट क्या क्या है, एम्पलीट्यूड कितना कितना है और फेज डिफरेंस कितना कितना है। देखो यहाँ पे जब ओमेगा टी आगे रहेगा, के एक्स पीछे रहेगा, तो यहाँ प्लस आएगा। अगर ये के एक्स इधर है, ओमेगा टी इधर है, तब यहाँ पे माइनस आ रहा है। ये माइनस प्लस ये बस इनिशियल फेज को रिलेट करते हैं ना,
ये केवल इनिशियल फेज को रिलेट करते हैं। एक्चुअल बस प्रेशर वेव की इक्वेशन क्या है, तो उसका एम्पलीट्यूड इनटू कॉस में के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही होगी। अब नेक्स्ट हमें देखना है स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो देखो नॉर्मली जो हमें स्पीड ऑफ साउंड वेव लगता है मोस्टली केसेस में, वो कहाँ पे आप देखोगे, एयर में देखोगे, जो मोस्टली मिलेगा हमें ना। तो मेनली हम लोग फ्लूइड में देखते हैं साउंड की स्पीड क्या होती है। बाकी के लिए भी फॉर्मूला देखेंगे, बट थोड़ा ज्यादा डिटेल बस फ्लूइड के लिए पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला केस देख रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड। फ्लूइड में एयर भी आ जाएगा और लिक्विड भी आ जाएगा, गैस और लिक्विड दोनों। तो हम देखेंगे कि कोई भी फ्लूइड में स्पीड जो आएगी वो कुछ ऐसी आती है, अंडर रूट बी बाई रो, जहां बी क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो एयर की या फ्लूइड की डेंसिटी। तो अब देखो इसका डेरिवेशन वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा देता हूं ना इसका ये डेराइव कैसे होगा। ठीक है, तो मैं अब इसको डेराइव करके बताता हूं कि ये कैसे आ रहा है। देखो डेरिवेशन करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल जो वेव की इक्वेशन थी वो क्या थी, डेल टू वाई बाई डेल टी टू इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। ये y का दो बार डिफरेंशिएशन क्या बताता है, एक्सिलरेशन, और ये क्या है, स्लोप का एक बार डिफरेंशिएशन ना। तो अगर हम लोग यहां पर पार्टिकल का एक्सिलरेशन निकालें और स्लोप का डिफरेंशिएशन करें और रिलेशन लिखें, तो उससे हमें वी स्क्वायर आएगा। तो हम देखो यहाँ पे कैसे लिख लेंगे, हम मान लेते हैं हमने कोई एयर लिया हुआ है पाइप में x डिस्टेंस पर dx लेंथ का, इसका मास है कुछ मान लो dm। अब इस पे क्या हो रहा होगा, इधर से कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा P नॉट प्लस dp1, और इधर से प्रेशर पड़ रहा होगा P नॉट प्लस dp2 ना। यहां से यहां गए तो x से x प्लस dx हो गया ना, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा तो जो प्रेशर में चेंज होगा उसमें ये यहाँ dp1 है प्रेशर में चेंज, तो यहाँ पे dp2 हो जाएगा। और प्रेशर की वजह से हमेशा फोर्स कैसा लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी ना। यहां तक क्लियर है सबको। अगर एयर की डेंसिटी रो है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे पाइप का एस है, तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डीएम मास पे। नेट फोर्स निकालेंगे और वो बराबर कर देंगे m इंटू ए के। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, dp1 माइनस dp2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये फोर्स हो जाएगा, ये बराबर मास, मास कितना बोलोगे, डेंसिटी इंटू dx इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वॉल्यूम हुआ ना, s इंटू डी एक्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू एक्सिलरेशन, ये उसका एक्सिलरेशन है।
क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों साइड से कट जाएगा। dp1 को हम क्या लिख सकते हैं, -b del y बाई del x। ये किस जगह पे, 1 वाले पॉइंट पे। ये मान लो पहले वाले को 1 वाला पॉइंट बोल रहे हैं, दूसरे वाले को 2 वाला ना। पहले वाले पोजीशन का डिफरेंशिएशन -b, यहां आ जाएगा, ये माइनस एक पहले से है ना, और एक माइनस और आएगा। dp का फॉर्मूला लगाया ना, dp इक्वल टू क्या होता है, -b del y बाई del x, सेकेंड वाले पोजीशन पे। यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, b बाहर कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा del y बाई del x सेकेंड पोजीशन पे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहां पर माइनस del y बाई del x फर्स्ट पोजीशन इक्वल टू रो a dx। तो ये देख लो, ये स्लोप इस पोजीशन पे और ये स्लोप इस पोजीशन पे है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, स्लोप में कितने का चेंज आ रहा है ना, ये m है यहां पर और ये यहां पे, तो ये स्लोप में चेंज है ना। और d, तो इसको हम लिख सकते हैं dm, चेंज इन स्लोप। और इधर से ये dx नीचे ले आएंगे, नहीं ये वाला dx नीचे ले आया, तो ये हो गया रो इनटू a। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बाई रो इंटू dm बाई dx। m मतलब a मतलब क्या होगा, y का 2 बार डिफरेंशिएशन, वही होता है ना एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, b बाई रो, और ये क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, मतलब dy बाई डी एक्स। मतलब ये हो जाएगा b बाई रो d2y बाई डी एक्स टू। तो इसका मतलब ये वाला टर्म ही हमारा v स्क्वायर है ना, तो v, इससे हम बोल सकते हैं b बाई रो होगा। समझ आया सबको क्या क्या हुआ है। ये देखो सिलेबस में नहीं था, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में मैंने करा दिया है इसको ना। समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो फॉर्मूला याद कर लो। ये ध्यान रखना, इतने पार्ट को मैंने डीएम लिखा था ना, ये फाइनल एम है, ये इनिशियल एम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन एम, डीएम, और ये डीएक्स इधर से आया है।
नहीं, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है ना, जैसे देखो स्ट्रिंग में जगह जगह यूज होता था √T/μ, वैसे ये भी बहुत बार यूज होगा ना √B/ρ। फिर देखो हमने ये देख लिया कि v इक्वल टू √B/ρ है। अगर b पता है, रो पता है, तो हम v निकाल लेंगे। अक्सर हमें इसका उल्टा करना पड़ता है, v पता रहता है, रो पता रहता है, अक्सर हमें b निकालना पड़ता है, तो हम b यहां से निकाल सकते हैं ना। कोई भी फ्लूइड का b निकालना है तो स्पीड ऑफ साउंड पता है, डेंसिटी पता है, तो ऐसे करके b निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे पावर इंटेंसिटी वगैरह में अक्सर हमें जरूरत पड़ती है, तो ऐसे निकालते हैं। फिर देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब बाकी डेरिवेशन नहीं करूंगा, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा, क्योंकि वो रेयरली यूज होते हैं ना, तो उनमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड ना, कोई सॉलिड रॉड में हम लोग साउंड की स्पीड निकालना है। तो देखो अगर आप कोई रॉड लोगे तो रॉड में जब साउंड जाएगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं होता, वो बहुत हल्का चेंज होगा, तो उसको आप नेग्लेक्ट करोगे। तो सॉलिड रॉड में अगर आप कोई भी dx लेंथ लोगे तो वहां चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हो, उसके लेंथ में क्या चेंज आ रहा है। मतलब उसके लिए सॉलिड रॉड के लिए बल्क इलास्टिसिटी की जगह ये लॉन्गिट्यूडनल वाली इलास्टिसिटी यूज कर सकते हो। तो इसलिए सॉलिड रॉड में स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू y/ρ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय रो ना। सॉलिड रॉड में साउंड की वजह से थोड़ी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, समझो ना। सॉलिड रॉड में साउंड की वजह से वॉल्यूम में चेंज बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो आप मेनली लेंथ के चेंज को लेते हुए ही v का फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ पे ये वॉल्यूम लिखा है ना, इधर v वॉल्यूम था, यहाँ पे ये v स्पीड है। अब इतना तो क्लियर होगा ही ना, अब लिख नहीं रहा हूं ये v स्पीड है। b की जगह इसके लिए y यूज करेंगे सॉलिड रॉड के लिए। ये फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है ना, ज्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तीसरा एक फॉर्मूला होगा, यहाँ साउंड लिखना रह गया। अब देखो हमेशा कोई सॉलिड लोगे तो वो रॉड हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, कोई भी शेप का अगर सॉलिड है उसमें साउंड जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल टू b प्लस, एक मिनट मैं भी भूल रहा हूँ, चेक करना पड़ेगा। वहां पे शियर इलास्टिसिटी भी आ जाती है। फॉर्मूला बस आप नोट कर लो ना, एक बार मैं फॉर्मूला ये चेक करूं, मेरे हिसाब से कुछ मिस हो रहा है। ये नोट करो, मैं एक मिनट, ये b की जगह शायद y होता है, मेरे को एक बार क्रॉस चेक कर लेने दो ना, तब तो आप नोट करो, मैं चेक करूं। सही लिखा है, सही है, लोड कर लो। यहाँ पे जो ईटा है वो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
नोट हो गया? ये सब में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कभी आता नहीं है इसमें। मेनली बस हमें फ्लूइड वाला अच्छे से समझना है। फ्लूइड वाले में भी मेनली हमें जो केस पढ़ना है वो एयर वाला केस पढ़ना है, तो अब हम एयर वाला थोड़ा और पढ़ेंगे। मेनली हमें गैस में स्पीड ऑफ साउंड पढ़ना है ज्यादा। तो गैस या फ्लूइड के लिए तो हमने फॉर्मूला देख ही रखा है, v इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो। इसको अब अप्लाई करना हमें सीखना है। तो देखो, सबसे पहले न्यूटन ने इसके लिए फॉर्मूला दिया था, उन्होंने बी की वैल्यू निकाली थी कि जब कोई गैस में साउंड जा रहा होगा तो उस टाइम पे हम बी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग न्यूटन का फॉर्मूला देखते हैं। तो न्यूटन ने हमें क्या बताया कि जब भी साउंड जा रहा है ये कोई पाइप में, तो साउंड जब जाता है तो हर एक जगह का जो एयर होता है, कोई भी हम एयर का सेक्शन लेते हैं तो वो अपनी जगह क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है और लॉन्ग एक्सपैंड हो रहा है ना, कंप्रेस और एक्सपैंड हो रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब साउंड क्रॉस करके निकल रहा है तो मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेकर के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस लेकर के बी निकालना है तो हमें क्या चाहिए, माइनस डीपी ओवर डीवी बाई वी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आपको याद हो कि हमने निकाला हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग अभी निकालते हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो वहां पर अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो हम इसको बोल सकते हैं P इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस V इंटू डी पी बाई डी एक्स, कोई भी अननोन के रिस्पेक्ट में कर दो, इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब 0। तो यहां से P इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी पी ओवर डी वी बाई वी। तो मतलब B की वैल्यू आ गई P। तो न्यूटन ने बोला कि जब कोई भी गैस से साउंड जा रहा है तो उसकी बल्क इलास्टिसिटी मतलब वहां पे प्रेशर की वैल्यू डाल दो तो V आ जाएगा। तो ये डाला गया जब, तो नॉर्मल जैसे एयर के लिए निकाला गया, तो नॉर्मल एयर के लिए V की वैल्यू जो आती है वो 280 मीटर पर सेकेंड आई, जबकि एक्चुअल में एयर की स्पीड जो होती है नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री पे 330 के करीब होती है। तो ये सही वैल्यू नहीं है ना, एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी आती है, एक्चुअल जो है वो 330 के करीब है ना, 332 करीब होती है। समझ आ रहा है, मतलब ये जो न्यूटन साहब ने बताया उसमें कुछ रॉन्ग हो गया है। तो अब इसको सही करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट थे लैपलास करके, तो लैपलास करेक्शन अब हमें देखना है कि उन्होंने क्या बताया। न्यूटन भी भाई कभी कभी गलत हुए हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, वंडरवाल वाला कुछ नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लैपलास करेक्शन। देखो लैपलास ने ये कॉन्सेप्चुअली गलत हो गए थे न्यूटन साहब यहाँ पर ना। देखो उन्होंने क्या बोला
कि जब भी कोई साउंड कोई मीडियम से जा रहा है तो साउंड इतना फास्ट जाता है कि कोई भी हम एक सेक्शन ले लें तो उसको अपने सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज का कोई टाइम नहीं मिलता है ना। यहाँ पे साउंड का ट्रेवलिंग बहुत फास्ट है, तो कोई भी फास्ट प्रोसेस हमेशा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस ना। तो लैप्लास ने इसको एडियाबेटिक प्रोसेस लेकर के सोचा, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट नहीं चलेगा, सॉरी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं चलेगा, यहाँ पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अब अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालें तो वो कितनी आएगी? पहले हमने निकाला हुआ है, गामा पी आती है, मैं फिर से निकाल देता हूँ। पी बाहर किया, गामा वी गामा -1 इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v के पावर गामा कांस्टेंट किया, dp बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, dx कॉमन करके कट कर दिया, v के पावर गामा कट करेंगे तो इससे हमें आ जाएगा गामा p इक्वल टू माइनस dp ओवर dv बाई v, मतलब b की वैल्यू आएगी गामा p। और ये वैल्यू जब डाल के स्पीड ऑफ साउंड निकाली गई तो एग्जैक्ट वैल्यू आई ना। इस फॉर्मूले को यूज करके v निकाला गया 0 डिग्री पे तो 330 के करीब आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब साउंड ट्रेवल करेगा कोई भी गैस से तो उसको हमें एडियाबेटिक प्रोसेस लेना है, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। नोट कर लो इसको। स्पीड तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना, एक्सपेरिमेंटली हम स्पीड तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि साउंड वहां से चला तो यहां कितनी देर में पहुंचा। हाँ अद्विता, यहाँ टेम्परेचर देखो कांस्टेंट नहीं होता ना। जैसे इसका इस सेक्शन का हल्का सा टेम्परेचर गिरा ना, अब साउंड आगे बढ़ गया, तो अब ऐसा नहीं है कि ये लो टेम्परेचर पे ही रहेगा, अगल बगल से हीट बाद में आ जाएगी, तो ओवरऑल हमें कोई फील नहीं होगा कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है, बट अल्टीमेटली चेंज हुआ था। सराउंडिंग में कोई भी एक पॉइंट का अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो अगल बगल से फिर बैलेंस हो जाएगा, तो चेंज हमें फील नहीं होगा लेकिन चेंज होता है। सर पर अगर टेम्परेचर चेंज करने को तो हीट फ्लो लगती है ना, और हीट फ्लो नहीं हो रही तो टेम्परेचर चेंज कैसे होगा? अरे हीट फ्लो हुई ना, जैसे एक साउंड यहाँ से गया तो मान ले ये इसका टेम्परेचर गिरा, तो जैसे ही गिरेगा तो अगल बगल का टेम्परेचर, अगल बगल का तो अभी हाई है ना, अगर कोई एक पार्ट का कम हुआ तो वहां का से हीट आ जाएगा अंदर। नहीं पर वो एडियाबेटिक माना है ना हमने। नहीं, वो जब प्रोसेस हुआ था तब बाद की बात कर रहा हूँ। मान ले एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में साउंड निकल गया उस पॉइंट से, हाँ हाँ। अब थोड़ी देर बाद तो वहां फिर से वही टेम्परेचर हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, तब अच्छा समझ गया समझ गया। हम तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ी ऑब्जर्व करेंगे, हम तो एक मोटा मोटा देखेंगे भाई कि कहीं साउंड है तो 2-4 सेकंड, मतलब हम एक डेल्टा टी में ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। मतलब सर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए न्यूटन ने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, हाँ, और लैपलेस एडियाबेटिक होगा। हाँ, समझ गया। जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे पॉइंट पे टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ, लेकिन वो एक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हुआ, तुरंत अगल बगल से हीट आके बाद में उसको फिर से वही कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, गैस के लिए जब भी हम लोग स्पीड ऑफ साउंड निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये वाला नहीं लगाना है। न्यूटन का फॉर्मूला पूछा जाए क्या है तो ये वाला बताएंगे ना। न्यूटन का फॉर्मूला ना, पी क्या है, प्रेशर ऑफ जो भी गैस है, यहाँ पे पी क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। सर एक बकवास डाउट था, मतलब टेम्परेचर वेव भी होगी फिर साउंड वेव के साथ, जैसे डेंसिटी वेव निकाली थी हमने? टेम्परेचर वेव भी होगी, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो होगी वो भी, बट ऐसा मतलब डिफाइन नहीं किया गया टेम्परेचर वेव जैसा कुछ। हाँ सर। अब देखो हमें साथ में ये पता है, गैस के लिए हम ये लगा सकते हैं पीवी इक्वल टू एन आर टी,
ध्यान रखना ये गैस है ना, तो वहां लगा सकते हैं। और n को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास अपॉन नंबर मोलर मास। ना यहाँ पे देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी में स्मॉल एम क्या होता है, टोटल मास, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू आर टी बाई कैपिटल एम। तो ये हमारा डेंसिटी हो जाएगा रो आर टी बाई एम। तो मतलब हम पी बाई रो की जगह क्या लिख सकते हैं, आर टी बाई एम लिख सकते हैं ना। मतलब स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां पे हमारा गामा पी बाई रो आया है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा आर टी बाई एम। दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं ना, टेम्परेचर वाला भी और प्रेशर वाला भी। V इक्वल टू गामा आर टी बाई एम, जहां कैपिटल एम क्या है, मोलर मास ना। मोलर मास को हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके डालना रहेगा। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। गामा वही हमें पता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। कौन कौन से फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को चेंज करें तो क्या होगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को चेंज करोगे, हमें पता है कि P बाई रो बराबर होता है आर टी बाई एम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा ना, एम थोड़ी चेंज होता है, आर थोड़ी चेंज होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए पी बढ़ाओगे तो रो भी बढ़ जाएगा ना, पी बाई रो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो वी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। जो जनरली हम बोल देते हैं कि चेंज करेगा, हमें लगता है वी इक्वल टू गामा पी बाई रो, तो पी बढ़ा तो रो बढ़ गया, बट ऐसा नहीं है ना। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पी बाई रो कांस्टेंट होता है। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, अगर बरसात के सीजन में चिल्लाओगे तब दूर तक आवाज जाएगी, या गर्मियों में चिल्लाओगे तब दूर तक जाएगी। ह्यूमिडिटी मतलब जब
मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। गर्मी नहीं भाई, ह्यूमिडिटी मतलब अच्छा गर्मी में ज्यादा दूर जाएगी ये बोल रहे हो, ओके। बरसात में ज्यादा दूर जाएगी। देखो यहाँ पर जैसे गर्मियों के टाइम में मेनली एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, मोस्टली यही रहते हैं ना। सर बरसात में H2 है ना, तो मोलर मास कम हो जाएगा ना, तो स्प्लिट। हाँ 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 ना। तो जब ह्यूमिडिटी आई तो उसमें क्या और ऐड हो गया, H2O ऐड हुआ। इसका मोलर मास कितना था, इसका कितना रहता है 1428 के करीब रहता है ना। इसका कितना रहता है 32 के करीब, और इसका कितना होगा 18। तो अगर 18 वाला ऐड होगा तो एवरेज मोलर मास बढ़ेगा कम होगा। अगर कम मास वाले मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो एवरेज क्या होगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कम हो जाएगा ना एवरेज। अगर एवरेज कम हो जाएगा तो वहां पे V की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। टेम्परेचर सेम है, ह्यूमिडिटी की बात हो रही है ना। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो M कम होगा, M कम होगा तो V बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है सभी को क्या बोल रहा हूं। हाँ, इसीलिए बरसात में पीकॉक के चिल्लाने की आवाज पहुंच जाती है हमारे पास तक। नोट हो गया ये। अबे तो मैंने थोड़ी बोला कि स्पीड ऑफ साउंड तब निकालो जब बारिश हो रही है, मैं तो बोला ह्यूमिडिटी है। बारिश होके बंद हो गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तब की बात चल रही है। ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, बारिश की बात थोड़ी हो रही है। कुछ भी लोग ज्ञान लेके आते हैं, हद है यार। ये वाला बोल रहा है क्या। अबे मैं आर्यन से पूछ रहा हूँ, श्लोक बोल रहा है या ये क्या चक्कर है। मतलब देख रहे हो श्लोक जो है, आर्यन के दिमाग में क्या चल रहा होगा ये श्लोक समझ जाता है, उसकी तरफ से वही हाँ बोल देता है, हाँ हाँ। दोस्ती तो जबरदस्त है ये। अब तू बात कवर मत कर, श्लोक सच्चाई सबको पता चल गई है अब। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात थोड़ी है, तुम लोग अच्छे दोस्त हो, इसमें क्या हो गया। पूरे ग्रुप में देखो दो ही लोगों ने नाम भी सेम टाइप से लिखा है, अपना पहला लेटर छोटा करके।
तो चीजें तो हैं ही है कॉमन। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब टाइम भी हो गया, 2 फैक्टर अभी और करने थे हम लोगों को, तो 2 फैक्टर हो नहीं पाए तो अभी होमवर्क नहीं दे पाऊंगा। तो आज केवल रिवीजन करना है और पुराना जो भी है कवर करो ना, आज कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, फिर क्लोज करता हूँ। बाय एवरीवन।